हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, ये जो क्लास है आपकी सीटेट की क्लास है, ठीक है। सीटेट की क्लास है, ये 6 to 8 के लिए जिन्होंने एसएसटी ले रखा है पेपर 2 में, उनके लिए क्लास है। ये जो क्लास आपकी है हिस्ट्री एनसीईआरटी की क्लास चल रही है और हमने यहाँ पर 7 क्लास आपको पढ़ा दिया है। ये क्लास 6 की आपकी एनसीईआरटी चल रही है, उसके बाद 7 की चलेगी और उसके बाद क्लास 8 की चलेगी। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है जिसमें आपका अध्याय 8 पर हम लोग पहुंच गए हैं। 2 से 3 अध्याय और है, उसके बाद क्लास 6 की आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, फिर हम 7 की उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है। हम पहले चैप्टर का नाम देखेंगे और चैप्टर के नाम से ही पढ़ेंगे और सोचेंगे कि ये हमें क्या कहना चाहता है या इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, अध्याय 8 चैप्टर का नाम क्या है? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अब यहाँ पर देखिए, गांव और शहर के बारे में आपको पढ़ना है एक तरीके से। कहाँ पर किस तरीके से पुराने जब आपका प्राचीन काल था तो उसमें किस तरीके से चीज़ें चलती थी वो हमें पढ़ना है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर एक ये बच्चा है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रभाकर, इनका नाम क्या है? प्रभाकर है। और प्रभाकर लोहारों को काम करते देखा था। प्रभाकर क्या कहते थे, जो लोहार लोग होते हैं उनको काम करते हुए देखे थे। तो एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लगा। जैसे कि जब आप बचपन में कभी लोहार के पास गए होंगे या आप अपने मार्केट में देखे होंगे तो वो इस तरीके से क्या करते हैं, जब पीटते हैं लोहे को देखते हैं तो आप क्या करते होंगे, वहाँ पर रुककर उन चीज़ों को आप देखने लगते होंगे। आप अपने बचपन की चीज़ें याद करिए कि ये चीज़ें हम भी करते थे। तो उसी तरह ये प्रभाकर भी है, उसको भी ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पढ़ना क्या में, लोहे और औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। लोहे के औजार और खेती के बारे में हमें इसे पढ़ना है। अब आइए हम देखते हैं लोहे के औजार और खेती के बारे में क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने आपको यहाँ पर ये कलर कर दिया है, ठीक है, जो हमने पॉइंट कर दिया है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। पूछ सकता है कि इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? तो कब हुआ था? 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कहाँ पर? पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस स्थान पर लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं? तो कहाँ पर? महापाषाण कब्रों में मिले हैं, ठीक है। अब इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। जैसे हमने कब्र में हमने अब देखा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जब लोगों को दफना दिया जाता था तो उनके साथ लोहे की कुछ ऐसी चीज़ें भी दफना दी जाती थी। और जो अगर जो डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है, नहीं जो बच गई है तो वो हमें दिखता था कि उनके साथ कुछ सामान भी दफनाया जाता था। तो वो क्यों दफनाया जाता था? क्योंकि उस टाइम लोग समझते थे कि इन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ये उस चीज़ को यूज करेंगे और ये क्या करेंगे, उनको ये लगता था कि ये इनको सामान की ज़रूरत यहाँ भी कब्र में भी पड़ेगी। तो जब दफनाते थे तो उनके साथ उनके यूज वाली चीज़ें भी उनके साथ दफना दिया करते थे। तो जब खोज हुआ तो हमें ये चीज़ें मिली वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार से बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कितने वर्ष पहले मिलता है? 2500 वर्ष पहले। किसका प्रमाण मिलता है? लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का, मतलब कि लोहे का औजार का उपयोग बढ़ने लगा, ठीक है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 5 में तूने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। इसके पहले जब हम चैप्टर 5 में आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पढ़ाए थे कि जो राजा लोग थे और फिर उसके बाद वहाँ पे देखिए जो जंगल में लोग रहते थे वो धीरे धीरे क्या करने लगे, खेती करने लगे। खेती करते करते क्या हुआ कि वो धीरे धीरे चीज़ों का क्या करें, लोहे का उपयोग करने लगे। तो अध्याय 5 आप पढ़े हैं, वहाँ पर जाके एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, फिर औजार की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। जैसे देखिए, हसिया हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, सड़सी हो गया। लोहे को ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। तो ये आपके लिए नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फिगर है इसमें से लोहा कौन है, सॉरी सड़सी कौन है, हसिया कौन है और उसके बाद कुल्हाड़ी कौन सी है, आप सभी को पता है। चलिए अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसी को हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे और चीज़ों को हम फटाफट से पढ़ लेंगे। देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई,
ठीक है। समृद्ध गांव के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जो हमारा गांव था, गांव के बिना राजा और राजाओं का बने रहना मुश्किल था, क्योंकि इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था कृषि से ही इनको सबसे ज़्यादा कर मिलता था। इसीलिए ये कृषि पे ज़्यादा ध्यान देते थे और लोगों को कृषि ज़्यादा से ज़्यादा करवाते थे, ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कृषि करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हो, तो आप क्या करें कि हमें कर ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, इसलिए ये कृषि पे ज़्यादा ध्यान देते थे जो राजा लोग थे। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई, अध्याय 5, देखिए ये भी आप अध्याय 5 में पढ़े हैं, महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। जैसे वहाँ पे औजार की हमें बहुत ज़रूरत थी, वैसे ही सिंचाई भी हमें बहुत उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। जब सिंचाई की जरूरत हमें होने लगी तो क्या बनाया गया? नहरें बनाए गए, तालाब बनाए गए, कुएं बनाए गए। इस तरीके से सिंचाई के अलग अलग साधन बनाए गए। अब देखिए इस चार्टर में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए खाली स्थानों में सही वाक्य भरना है। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि वह उत्पादन की अनिश्चितता घटी, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ये है राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था। 2 है वे किसानों से कर लेते थे। 3 में आपको भरना है। 4 है यह सिंचाई से ही संभव था। देखिए अभी आप कर क्या है, अभी आपको बता दिए कि ये चीज़ें सिंचाई से ही संभव था, तो ये चीज़ें आपकी काम की नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए गांव में रहते कौन थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से में, अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है किस हिस्से में? उपमहाद्वीप के दक्षिणी उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के? 3 तरह के लोग। अब वो 3 तरह के लोग कौन थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिल्लला, ठीक है, ये याद रखिएगा। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडिसियार और अधिमई कहलाते थे। अब देखिए ये जितने हैं ये आप कॉपी में नोट करिएगा कि किसको क्या कहलाते थे, ये क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। ठीक है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि देश के जो उत्तरी हिस्सा था उसमें से जो गांव का प्रधान व्यक्ति था वो क्या कहलाता था? तो भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। जो भोजक का काम है, जैसे अभी क्या होता है हमारा, हम ग्राम प्रधान बनाते हैं तो क्या करते हैं? वोट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि एक घर में अगर एक भोजक बन गया है तो वो क्या करता था? वो एक पीढ़ी तक चलता था। ये क्या होता था? ये पद जो था इनका आनुवंशिक होता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव के सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। जो गांव का बहुत बड़ा भूस्वामी होता था, मतलब जिसके पास जमीन वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। मतलब इनकी जमीन पे लोग काम करते थे क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा जमीन है, तो ये अपने काम खुद नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। अब देखिए इनके पास बहुत सारा क्या है, ये भूस्वामी है, पूरे जमीन के मालिक हैं, तो राजा भी इन्हें काम देते थे कि आप यहाँ से जितने भी कृषि उत्पाद होगा उसका कर कौन वसूलेगा? आप ही वसूलेंगे। ठीक है, ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ये जो भूस्वामी थे ये न्यायाधीश का भी काम करते थे और कभी कभी किसका? पुलिस का काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। मतलब इनके अलावा बहुत से ऐसे कृषक भी रहते थे जो स्वतंत्र कृषक थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। क्या कहते थे हम? गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास, कर्मकार आते हैं। देखिए जिनके पास जमीन नहीं होती थी उनमें कौन कौन आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन आते हैं? दास आते थे और कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। बहुत से गांव में ये लोग भी होते थे। आप अपने ही गांव में देख लीजिए, आपके गांव में एक लोहार, कुम्हार, एक बढ़ई और एक बुनकर ऐसे लोग मिल जाते हैं। ठीक है, सारे गांव में तो नहीं, लेकिन कुछ गांव में ऐसे लोग ज़्यादातर मिल जाते हैं। ज़्यादा घर नहीं मिलेंगे लेकिन 1 से 2 घर यहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए क्या है प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या है, इसे पढ़ लेते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इसकी जो रचना आपकी वो 2300 साल पहले की गई है। कितने साल पहले? 2300 साल पहले। और इन्हें संगम क्यों कहा गया? इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरै
मदुरै मतलब आपको अभी मानचित्र हम दिखा देंगे कि कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। ठीक है, गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते थे। ठीक है, अब आइए अगला क्या है, नगर क्या करती हैं, कहानियां, यात्रा, विवरण। नगर के बारे में हम पढ़ते हैं मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। सबसे पहले नगर में हम क्या पढ़ेंगे, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व के बारे में पढ़ेंगे। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, वे कहानियां और आम लोगों को में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक जातक कथा है, उस कथा को अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़िएगा, या तो फिर हम ये कथा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फालतू ये पढ़ा के टाइम जाएगा आपका। ये कथा आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, या फिर वीडियो को रोककर आप सभी पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है कि शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों के ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अब आइए हम अगला देखते हैं क्या है। अब देखिए ये एक फिगर है, ये दिल्ली में मिला आपका क्या है, वलयकूप है। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है आपको बताना है। ठीक है, जो हड़प्पा की जल निकास थी वो कैसे भिन्न है, और ये भी एक तरीके से क्या है आपका जल निकास की तरह है, तो ये कैसे अलग है। ये क्या है, दिल्ली में मिला है। कहाँ पर, दिल्ली में। अब आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर नीचे सांची की क्या है, मूर्ति कला है। ये नीचे आप देख लीजिएगा, ये सांची की मूर्ति कला है, इसको आप सभी देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सांची की मूर्ति कला में क्या कुछ इंपॉर्टेंट ये पढ़ लेते हैं। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। ये पूरा जो मूर्ति कला है इसमें शहर के जीवन का पूरा क्या दिखाया गया है, एक मानचित्र या एक दृश्य दिखाया गया है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। अभी सांची के बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, और सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है या इमारत के छतों की बनी है। तो आप इस फिगर को देखिए और इस उत्तर का आप जवाब दीजिएगा। देखिए इस तरीके से ये सारा बना हुआ है, एक बार आप सभी देख लीजिएगा। अब आइए आ जाते हैं, देखिए अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थी। जैसे वहाँ पर आपको बता दिया गया था कि महाजनपदों की जो राजधानी है वो बहुत सारे शहर थे। जैसा कि तुमने इनमें पढ़ा कि इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। किसे, परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, उनके शहरों में वलयकूप मिले हैं। जैसे दिल्ली में वलयकूप मिला है वो आपने देखा। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ये किसके लिए प्रयोग होते थे, पूछ सकता है कि जो वलयकूप होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो गुसलखाने, नाली, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये प्रायः वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। देखिए ये जो वलयकूप था, पूछ सकता है कि जो वलयकूप होता था वो घरों में होता था या बाहर होता था, तो कहाँ होता था, घरों में होता था। अगला देखेंगे कि महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होने के कारण ये ज़्यादा समय पर टिक नहीं पाए हों, और भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं उसे फटाफट पढ़ दे रहे हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ एक नाविक तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन। अब देखिए ये इसको पढ़ लेते हैं। भरूच का यूनानी नाम मतलब वेरीगाजा की कहानी है, तो हम इसे फटाक से पढ़ लेते हैं क्योंकि कहानी छोटी है। देखिए वेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र में आने वाले के लिए नाव चल पाना बहुत मुश्किल था। तो राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ये यहाँ जहाज ला सकते थे। वेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्के का आयात होता था। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि वेरीगाजा में किसका आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। देखिए आयात और निर्यात ये दो चीजें देखेंगे। आयात किसका होता था वेरीगाजा से, और निर्यात किसका होता था। ठीक है, राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ये सारे इन्हें क्या मिलते थे, गिफ्ट के तौर पे मिलते थे। किसको, राजाओं को। आगे देखिए क्या है,
पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में लिखा गया है। इसको छोड़ दीजिए, अब सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। आहत सिक्के क्या होते हैं पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद चीज़ों हम लेके चलते हैं। देखिए, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी क्या होते हैं वर्गाकार या गोले होते हैं। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से क्या होते हैं बनाए जाते हैं। ठीक है, और इन सिक्कों पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, ये बस काट कर बनाए जाते हैं, इस पर कुछ लिखा उखा नहीं रहता है। ठीक है, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे बनाए जाते हैं। जैसे अब के सिक्कों में लिखे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है लिखा नहीं होता, आहत सिक्का में लिखा नहीं होता था, इस पे ठप्पे होते थे आपके, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। पूछ सकता है कि जो आपका आहत सिक्का है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो उपमहाद्वीप के लगभग हिस्सों में पाए जाते हैं। ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहा। ये आपका जो आहत सिक्का है कब तक प्रचलन में रहा, तो ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहा। अब अगला देख लेते हैं सिक्का क्या है। देखिए, अभी आपने पृष्ठ संख्या 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह के सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्व को इस युग के हजारों सिक्के मिले। इस युग के कितने मिले, हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराना आहत सिक्के थे। कौन थे आहत सिक्के, क्या थे, सबसे पुराने थे, जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों की आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाने लगा। अब देखिए, ये आपका आहत सिक्का है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी। चलिए आगे देखते हैं विनिमय के अन्य साधन क्या क्या थे। जैसे आयात और निर्यात था, तो यहाँ पर क्या है विनिमय। अब देखिए, संगम साहित्य में एक छोटी सी कविता को पढ़ो। देखिए, एक छोटी सी कविता है, इसके जरिए हमें विनिमय के साधन को बता देना चाहता है। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक और सौदागरों के। क्या कह रहा है, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागरों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। कहाँ पर होता था, समुद्र के किनारे। पूछ सकता है क्वेश्चन में आपको कि कहाँ पर नमक का उत्पादन बहुत ज़्यादा था, तो समुद्र के किनारे था। अब देखिए, नगर ही पढ़ना है, नगर पढ़ रहे थे तो नगर में हमें अनेक गतिविधियों के केंद्र, मतलब नगर में किस तरह की गतिविधियाँ होती थी उसका केंद्र क्या था, ये हमें पढ़ना है। अभी हमने आपको बताया कि लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा समय में एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता कहाँ था, उत्तर पश्चिम पूरब की ओर, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर, ये याद रखिएगा। ठीक है, जाने वाला था। शहर के चारों ओर क्या थी, किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। क्या थे, अनेक मंदिर थे। अब उसके बाद क्या था कि आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। जो हमारा मथुरा है वो मूर्तियां बनाने का केंद्र था। ये मथुरा वाला आप क्वेश्चन को नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। ठीक है, मथुरा जो राजधानी बनी किसकी बनी, कुषाणों की। अब ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। पूछ सकता है कि मथुरा कैसा केंद्र रहा है, तो कैसा रहा है, धार्मिक। ठीक है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। मथुरा में क्या है, बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। तो पूछ सकता है कि जो मथुरा है किस भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा, तो कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अब आगे हम देखते हैं। देखिए, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मथुरा में क्या क्या मिले हैं, प्रस्तर खंडों और अनेक मूर्तियों के क्या मिले हैं, हमें अभिलेख मिले हैं। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। कौन करता था, व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार। ठीक है, उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बिनने वालों, माला बनाने वालों तथा और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलते हैं। आगे ये देखते हैं, शिल्प और शिल्पकार में क्या है, उत्तरी काले चमके पात्र, NBPW। ये होता क्या है, अब इसको हम देख लेते हैं। यह क्या है, एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला चमकदार काली सतह वाला क्या है, पात्र है आपका। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तन को क्या करते हैं,
इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तन को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते हैं। क्या करते हैं, भट्टे पर क्या करते हैं, बहुत ऊंचे तापमान पर रखते हैं। और फिर क्या होता है यहाँ पर कि जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती है। आप कभी देखते होंगे कि आप कोई मटकी कुछ लाते होंगे तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ तापमान लग जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लैक हो जाता है। तो ये जानबूझकर इसको अधिक तापमान पर क्या करते थे, पकाते थे। तो इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। इस पे क्या लगाई जाती थी, एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी। अब आइए देखते हैं यहाँ पर ये क्या था, हमारा उत्तरी काले चमके पात्र थे। शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। पूछ सकता है कि शिल्प के नमूने कहाँ मिले हैं, तो पुरास्थलों से मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। देखिए, ये उत्तरी काले चमकीले पात्र कहाँ, आपके पुरास्थल से मिले हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये भी याद रखिएगा कि ये उपमहाद्वीप के किस भाग में मिले हैं, तो उत्तरी महाद्वीप में मिले हैं। अब चलिए, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। देखिए, कुछ ऐसे शिल्प होंगे जो खत्म हो गए होंगे, उनके अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब कपड़ा वहां पे रहेगा तो कपड़ा क्या होगा, अब उसके अवशेष हमें नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ज़्यादा इतना को कपड़ा चल नहीं पाता है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। कौन कौन सा केंद्र था आपका, वाराणसी, और दक्षिण में क्या था, उत्तर में क्या, वाराणसी, दक्षिण में मदुरै। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। जो शिल्प और शिल्पकार हैं, ये इनका जो आपके केंद्र था कहाँ पर था, उत्तर में कहाँ था, आपके बनारस में था, और दक्षिण में कहाँ था, मदुरै में था। और यहाँ पर जो काम करने वाले थे, स्त्री और पुरुष देखिए दोनों थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां, देखिए शिल्पकार क्या कर रहे हैं, व्यापारी क्या कर रहे हैं, आप इन्हें नोट डाउन करेंगे। श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था। जैसे जो शिल्पकार होते थे बड़े बड़े, वो क्या करते थे कि जब बैंक में पैसा जमा करने जाते थे तो यहाँ पर क्या होता था कि कुछ पैसे उन्हें कर के रूप में, या मतलब कर तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से उन्हें लौटा दिया जाता था। फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, या फिर तो इस जो धन था उसको कहाँ पर दिया जाता था, धार्मिक स्थलों पर दे दिया जाता था। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं क्या है, सूत काटने और बुनने के नियम क्या हैं। तो चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं। देखिए, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। किसके नियम है, सूत काटने और बुनने के नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिखुड़ियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। ठीक है, इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। ठीक है, जो बाहर नहीं जा सकते उनके नियम क्या थे ये बताया गया है कि उस टाइम जो, देखिए अभी हम शिल्पकार के बारे में बताया, शिल्पकार में कैसे पैसे लेते थे। अब सूत काटने और बुनने के जो नियम थे, इस तरीके से उनके नियम चलते थे। और उनका नियम क्या था कि वे औरतें जो कारखाने जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। जहाँ तड़के मतलब सुबह तक लेके जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है, और अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, जो निरीक्षक है वो निरीक्षक करता है, अगर औरत को इधर उधर देखता है, कुछ बात करता है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये यहाँ का नियम था। अगर औरत अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। ठीक है, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। अगर औरत को कोई, जैसे कि औरत कोई कार्य कर रही है, अगर उसने अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया है तो वहाँ पे जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं दे पाए या कुछ भी ऐसा हुआ तो उनका अंगूठा भी काट लिया जाता था। ठीक है, ये इसका नियम था। अब आगे ये पढ़ते हैं।
अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा, सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेडू। अब देखिए अरिका मेडू ये पुदुचेरी में है। कहाँ पर है? पुदुचेरी में है। अब देखिए पृष्ठ संख्या 88 आपको देखना है, तो 88 में भी दिखा देंगे। रोम के बारे में जानकारी पढ़ो, रोम के बारे में आपको जानकारी दी है, उसको आपको पढ़ना है। देखिए लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। क्या था? पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम हो रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ये क्या है? अरिका मेडू। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एरिका मेडू के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अब देखिए कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं। अब ये देखिए ये आपका है, यहाँ पर देख लीजिए मिट्टी के बर्तन। अभी कुछ ऐसे बर्तन मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। इसका डिजाइन क्या था? ये रोम का तो था, लेकिन वो यहीं पर बनाए जाते थे। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि हमारी उसका डिजाइन चाइना का हो लेकिन वो भारत में बनाई जाए, इसी तरीके से यहाँ पर भी था। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। जो कुंड मिले हैं इनका कहना है कि वो क्या रहे होंगे कि कपड़े रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? ये आपका भी हम कहाँ पढ़े? पुदुचेरी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब अन्यत्र हम पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए रोम, यह यूरोप के सबसे पुराने शहर में से क्या है? एक है। कौन? रोम। अब क्या करते हैं, इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। कब हुआ? जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। क्या थी? जो रोम थी वो बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। साम्राज्य कैसे बनता है? कई राज्य मिलकर हमारा साम्राज्य का निर्माण होता है। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। कहाँ तक फैला था? उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला था। अब देखिए इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक कौन था? इसको बता देना चाहते हैं कि इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने क्या कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। उसने क्या कहा कि जो ये रोम है ये तो ईंटों का शहर था, लेकिन जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्पी थिएटर, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्पी थिएटर कहते हैं, बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्हें स्नान घर भी बनवाए। क्या क्या उन्होंने क्या किया? स्नान घर भी बनवाया। देखिए अब पूछ सकता है कि जो ऑगस्टन है उसने क्या क्या बनवाया, कहाँ पर बनवाया, ये चीज़ें आपको से पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? उन्होंने स्नान घर भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। अब यहाँ पर क्या था? स्त्री का समय बांट दिया गया था कि इतने टाइम से इतने टाइम स्त्रियाँ रहेंगी, वहाँ पुरुष नहीं दिखेंगे, और इतने से इतने टाइम पुरुष रहेंगे, वहाँ स्त्रियाँ नहीं दिखेंगी। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु मतलब एक्वाडक्ट, क्या? एक्वाडक्ट के जरिए शहरों के स्नानघरों, फव्वारों और गुलसखानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है, पानी कहाँ से लाया जाता था? बाहर से लाया जाता था यहाँ पर। अब आगे हम देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या पढ़ना है आप इसमें देख लीजिएगा। लोहा के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। गांव के बारे में जो पढ़ा है, सिंचाई के बारे में, संगम, नगर, वलय, कूप, पत्तन और श्रेणी। ठीक है, इतना ये आपका उपयोगी शब्द है, इतना पढ़िएगा और इसका नोट्स अपने कॉपी में बनाइएगा। अब देखिए कुछ तिथियां हैं, ये तिथियों को हम बता देना चाहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी आपको बहुत सारे ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। देखिए तिथियां जो है, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? आपकी 13,000 साल पहले हुई थी। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के कब हुआ था? करीब आपके 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई थी? आपकी 2300 साल पहले हुई थी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया था हमारा?
अरिकामेडु का पतन। अरिकामेडु का पतन जो है वो करीब 2200 से 1900 साल पहले था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है आहत सिक्के कैसे होते थे। चांदी के, सोना के, टीन के, हाथी के दांत के बने होते थे। वेलाकूप का उपयोग किस लिए हम करते थे? नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो हम आपको लास्ट में कराएंगे और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछता भी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आपका चलेगा क्लास 9 और 10, 11, 12। उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 6 की आपकी हिस्ट्री की ख़त्म हो जाएगी, फिर आपकी क्लास 7 की स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर बता दें आपके हमारा जो सीटेट का सीडीपी के क्लासेस है, सीडीपी की क्लासेस भी हम स्टार्ट कर दिए हैं। हमने 2 क्लास ले लिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर वो क्लास कैसी है कैसी नहीं है आप हमें कमेंट करिएगा, तो उसे हम आगे भी पढ़ाएंगे। देखिए सीटेट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसी चीज़ को पढ़ाएंगे। और सीटेट की जो क्लासेस है आपकी ऐसी थ्योरी की क्लासेस है इस तरीके से चलेंगी। बाकी जब जैसे ही थ्योरी खत्म होता है उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो जिन लोगों ने सीटेट की क्लासेस सीडीपी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं अगर पढ़ना है आपको तो। बाकी सभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाई उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।